जी फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मूल किताबों के जो अध्ययन प्लस नोट्स रिवीजन सीरीज के तहत जो 4 प्रामाणिक किताबों का हम एक अंडरस्टैंडिंग पोर्शन आपका बिल्ड करना चाहते हैं, उस क्रम में अभी आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास को यदि देखें तो ये जो आपका किताब है जिसमें भूमिका लिखा था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, बहुत महत्वपूर्ण किताब है और यही किताब जो है हम आज कराने वाले हैं। आपको इससे पहले थोड़ा क्लास के संबंध में जानकारी दे दें। ये जो क्लास होने है, शुक्ल सीरीज जो क्लास होना है, ये अभी डेमो क्लास कुछ आपके यूट्यूब पे 2-4 क्लास होंगे और जिन भी स्टूडेंट को जो है क्लास में एक तरीके से पूरा क्लास लेना है उनको, तो ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और आप खुद भी आप ऐप में जाके जो है क्लास परचेज कर सकते हैं। अपना ये हिंदी और प्राइड ऐप करके है, 2000 है जिसमें चारों किताबों को हम हर एक किताब को नोट्स के साथ रिवाइज कर रहे हैं। एवरेज एक किताब पे अगर कोई किताब 400 का है तो मान के चलिए उस पे 60 घंटे हमें खर्च करने हैं। इतना तो कम से कम क्लास में लगना ही लगना है। तो उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि कितने क्लासेस, क्योंकि डॉक्टर नगेन के 800 पेज के हैं, 400 पेज के लगभग आप जो है बच्चन जी का है, तो इसी तरीके से चारों है। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बैच वहाँ पे चल रहा है। आपको इसलिए इन्फॉर्म करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग क्वेरी आता है, कौन सा क्लास चल रहा है, क्या चल रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरे एक ही बैच चल रहे हैं, यही काम्बो बैच जो आप वहाँ पे कर सकते हैं और जो है मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं क्लास लेने के बाद। वहाँ पे आप जाएंगे तो क्लास इस तरीके से है। अभी हम जो है आप जो आधुनिक हिंदी साहित्य का बच्चन जी का इतिहास है उसमें हमने 10 क्लास करवा दिए हैं। पहले से क्लासेज 22 क्लास पढ़े थे, वो पहले से पढ़ा है, लेकिन अभी हम बहुत अलग तरीके से करा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे देखेंगे 100 पेज लगभग आपका जो पहला सेगमेंट है, बदलाव की स्थिति से लेके पुनर्जागरण यानी 1857 से लेके 1900 के कालखंड तक आप इस तरीके से देखेंगे। लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे के क्लास हैं। तो इस तरीके से 10 क्लास इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से नगेंद्र के साहित्य में भी 5 क्लास कंप्लीट हो गया है और पहले से कुछ क्लासेज हैं उसमें। तो क्लास अपडेट होता रहेगा, साल भर का आप है। इस तरीके से हम जो नोट्स है ये आपको देते नहीं है, पहले बता दें। ये हमारा नोट्स खुद का होता है। कल को फिर भी जब जीआईसी लेक्चर जीडीसी कुछ भी आएगा तो जो रिटन का पोर्शन होगा बिल्कुल हम इन प्रमाणिक किताबों से ही जो चीज़ें कंटेंट निकाल रहे हैं, इन्हीं से आंसर राइटिंग का जो सेशन होगा वो कंडक्ट करेंगे। तो ये जितने भी नोट्स हैं ये मेरे खुद के सेल्फ हैंड नोट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास का क्लास लेने वाले हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और जिनकी भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। अब कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि अगर उन्हें जैसे क्लास नहीं परचेज करना है तो कोई बात नहीं, ये क्लास सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जैसे कोई जॉब में है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो तैयारी करना चाहता है और समय नहीं है, समय अभाव के कारण जो है वो अपने सपनों को उड़ान नहीं दे सकते और उतना वो कर भी नहीं सकते, को नोट्स बनाए, सारी चीज़ें करें। ये सब उन सभी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि हर एक किताब पे वो बहुत अच्छी समझ बना ले, क्योंकि अभी यूपी में आप देखेंगे जितने भी पेपर हुए हैं लगभग सारे पेपर आप देखो कि आपके अंडरस्टैंडिंग पोर्शन पे काम करने वाले हैं। वो आपसे लिखित पेपर जो है सॉल्व कराने वाले हैं। तो उसमें वही चीज़ बढ़िया होगा कि जब आप अगर रिटन फॉर्म में बहुत अच्छा आपको प्रमाणिक किताबों का अध्ययन आपने किया हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह आप जाके क्लास को ले सकते हैं। और कोई क्लासेज वगैरह यूजीसी नेट वाला मैंने बंद कर रखा है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ले लेते हैं फिर इन्फॉर्म नहीं करते हैं, फिर प्रॉब्लम उनको ही होती है। और ये यहाँ पे देख लीजिए मेरे नोट्स। और एक चीज़ और भी बता दें, आपने पढ़ने की और मेरी पढ़ाने की पद्धति से आप भली-भांति परिचित होंगे, बहुत क्लासेज आते हैं। तो कई क्लासेज हमने जो है बच्चन सीरीज का और नगीन सीरीज का डाल रखा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये नोट्स होता है। ये भी मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, है ना? ये चीज़ें हैं, कोई टाइपिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारे हैंड रिटन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे पॉइंट निकाले गए हैं। इसको पढ़ाने का मेरा ये तरीका होता है कि जब आज आपको क्लास कराएंगे, यानी आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की भूमिका का क्लास आज जैसे ही एंड करेंगे तो जैसे ही सेकंड डे आप पाएंगे, पहले जो प्रीवियस की क्लास किया है उसका हम रिवीजन कर लेंगे। तो ये जैसे आप यहाँ पे देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भूमिका लिखा है शुक्ल जी वाला, तो ये देखिए भूमिका में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं ये सारे नोट्स में आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी पढ़ाने की पद्धति होगी। और जो बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं वो परचेज कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये चीज़ें हैं कि उतनी क्वालिटी कंटेंट जैसे यहाँ पे चीज़ें हैं तो वो उतना सिस्टमेटिक नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब पे जो है 7 वीडियो कुछ आधुनिक काल के करा रखे हैं और इसके पहले मैंने शुक्ल जी का वीडियो करा रखे हैं, 40 वीडियो नगेन जी का करा रखा है। बस ये है कि इसमें जो थोड़ा एक तारतम्यता चाहिए एक सीरियल से हर एक चीज़ों को, वो चीज़ एक आपको अलग मिलने वाला है।
तो यहाँ पे देखिए भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अब ये देखिए हमें यहाँ किताब जो है यहाँ से शुरू करना है, लाइन बाय लाइन हम करेंगे और बहुत ही आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे। देखिए जब आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते हैं तो इसमें आप देखिए सबसे पहले इन्होंने, क्योंकि शुक्ल जी के इतिहास में आप देखेंगे तो भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जब भी आप किताब भी परचेज करें तो भूमिका वाला ही खरीदें, जिनकी भूमिका उन्होंने रामस्वरूप जी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, इसमें ये कह रहे हैं कि 1930, ये क्या है 1930, तो 1930 का दशक जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। समझना है, दशक यानी 10 साल पे ये कह रहे हैं कि जो 1930 का दशक है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो 1929 में ही आप देखते हैं शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, जो पहले आप देखेंगे हिंदी साहित्य के विकास के नाम से इन्होंने लिखा, लेकिन बाद में वो हिंदी साहित्य के इतिहास, और ये पूरे इतिहास में आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम आज किताब पढ़ने वाले हैं, कोई भी हिंदी के एग्जाम में आप बैठेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य बच्चन जी का, शुक्ल जी का, नगेंद्र का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का संवेदना का इतिहास, ये कुछ ऐसी ना प्रमाणिक किताबें हैं जिनके ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसमें शुक्ल जी का जो किताब है उस पर तो सबसे पहले होना चाहिए, तो हम उन्हीं का आज शुरू करने वाले हैं। इसमें कहते हैं कि 1930 का दशक आपके लिए साहित्य के विद्यार्थियों के लिए क्यों बहुत ही रचनात्मक विकास का काल रहा होगा, क्योंकि 1929 में ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किताब आता है, और ये जो है एक और कथानक की जो परंपरागत स्थूल वृत्त प्रेमचंद जी के हाथों में दृष्टि संपन्न तथा कथा कृतियां बनते हैं, दूसरी ओर प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं, महादेवी यानी छायावादी जो 4 स्तंभकार हैं उनके बारे में। तो एक तरफ प्रेमचंद जी और दूसरी तरफ प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, इनके यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे इसी के समानांतर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ये कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य का शुरुआत वे यूं करते हैं। कैसे करते हैं, वो क्या कहते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब निकाला, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब निकाला, तो आप ये हिंदी गिनती से भी अच्छे से परिचित होने चाहिए, ये है 1883, 1883। तो कहते हैं कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे आप जाओ तो क्या उसके पीछे भी आया था, तो सन 1889 में 1889 में डॉक्टर अब की उनको सर ग्रियर्सन भी कहते हैं, उन्होंने निकाला मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। इनको समझते जाना है, एक एक पंक्ति पे बहुत गौर करना है, वरना आप पूरी किताब को पढ़ जाएंगे तो भी आपको लगेगा कि काम की चीज़ें क्या हैं। क्योंकि आप शुक्ल जी की किताब से देखेंगे ना तो कहीं से भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लगता कि एक भी चीज़ इन्होंने फालतू चीज़ें लिखी हैं, इसलिए एक एक चीज़ों पे ध्यान देना है। सन 1913 में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधु जो हैं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने एक अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों को भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का बड़ा वृत्त संग्रह है, और मिश्र बंधुओं का बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति ही है। इस वृत्त को इतिहास बनाना ये शुक्ल जी का काम है। दर्शक से दृष्टा बनना, यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया होता है। दर्शक जो है दृश्य और घटनाक्रमों को देखता है, बाहर से दृष्टा क्या होता है, इसके साथ साथ उनके आंतरिक संगति को भी देखता पहचानता है। तो शुक्ल के साथ रचना, आलोचना, इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता पहली बार। तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है दृष्टि। यहाँ पे हम एक एक चीज को समझते चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख के आपको समझाते चलेंगे, क्योंकि यही तो आपकी एक अलग विशेषता होगी क्लास की, कि हम बहुत आराम से इस क्लास को करेंगे, ताकि आपके दिमाग में नोट्स रिवाइज करेंगे तो एक बार फिर से रिवीजन होगा, लेकिन साथ ही साथ नोट्स अभी रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो हम आपको एक एक चीज़ को जब पढ़ा रहे हैं तो उसको और अच्छे से क्लियर करते चलेंगे।
ठीक है, ताकि ये लगे कि हाँ क्लास करने से क्या चीजें आपको फायदेमंद होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि एक तरफ परंपरागत रूप में देखें तो एक तरफ प्रेमचंद जी हैं, दूसरी ओर प्रसाद पत निराला महादेवी। जैसे इसी के समानांतर शुक्ल जी हैं, तो क्या करते हैं शुक्ल जी, कवि वृत्त संग्रह का इतिहास बनाते हैं। और जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास का वक्तव्य है, जब वो शुरुआत करते तो वो क्या कहते हैं, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह। और ये नाम किसका लेते हैं, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। अब तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। एक कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन कितना बताया गया इनका, 1883 ईस्वी में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें क्या था, एक वृत्त संग्रह था, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने एक हिंदी जो कवि थे उनका एक वृत्त संग्रह 1883 में प्रस्तुत किया था। अब ये तो इन्होंने 1883 में किया था। इसके बाद कह रहे हैं कि आप देखो 1889 में क्या चीज हुआ, 1889 में ग्रियर्सन का नाम आपने सुना होगा, ग्रियर्सन। और इनकी एक रचना आपने अच्छे से रटा होगा जिसका नाम क्या है, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो कहते हैं कि वैसा ही जैसे इन्होंने निकाला, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जैसे कवियों का एक वृत्त संग्रह निकाला, तो वैसे ग्रियर्सन ने क्या किया था, ग्रियर्सन ने एक वैसा ही इन्होंने निकाला एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह। अब इनके साथ एक चीज नाम जुड़ गया, इनके साथ जुड़ गया बड़ा, उनके साथ तो सिर्फ कवि वृत्त संग्रह था, इनके साथ क्या जुड़ गया, बड़ा कवि वृत्त संग्रह। ये ध्यान देना है। इसके बाद कहते हैं कि सन 1913 में आ जाइए, 1913 में, 1913 में क्या होता है, इन्हीं सभी सामग्रियों का उपयोग करके मिस्र बंधु, मिस्र भाई थे 3 लोग, उनमें कहते हैं कि जो मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह निकाला। तो देखिए तीनों लोगों में अंतर क्या हो गया, इन्होंने भारी शब्द का भी इस्तेमाल किया, किनके लिए, मिस्र बंधुओं के लिए। बड़ा कवि का किसके लिए किया, ग्रियर्सन के लिए। शिव कवि वृत्त किसके लिए किया, ठाकुर शिव सेंगर के लिए। इनका समय 1883, इनका समय 1889, यहाँ पे 1913। और इस तरीके से कहते हैं कि जो वृत्त होता है, गोला होता है, वो बढ़ता ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दर्शक होता है, देखने वाला होता है, तो शुक्ल जी का काम क्या रहा है, दर्शक से दृष्टा बनना। दृष्टा क्या होता है, किसी भी चीज को बाहर रूप में नहीं देखता, आंतरिक संगति के साथ तालमेल बिठाते चलता है। शुक्ल जी ने बिल्कुल वही तालमेल बिठाया है। तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है, दृष्टि। इस प्रसंग में शुक्ल ने अपनी दृष्टि का आख्यान इतिहास की शुरुआत में ही कर दिया। वो वक्तव्य में क्या कहते हैं, वो वक्तव्य में ही आप लोगों को ये चीज बता देते हैं कि मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए हैं। मतलब वो खुद कहते हैं कि मैंने देखो कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार जो शिक्षित जनसमूह है, उनकी बदलती हुई जो प्रवृत्तियां हैं, उनको लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा मैंने खड़ा किया था। इसकी तुलना में कुछ ही आगे मूल इतिहास के काल विभाग का प्रवर्तन जिस वाक्य से होता है, वो जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र हो। गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा, इनकी ही तरह जिसका आरंभिक अंश हिंदी पाठक की जाति स्मृति का अंग बन गया है। अब यहाँ पे ये कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास। परवर्ती बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने अपना अपना इतिहास दर्शन बड़े विस्तार में बखाना है। तब उनके यहाँ दर्शन ही दर्शन है, उनके यहाँ दृष्टि नहीं है और इतिहास नहीं है। यह बखान एक तरह का स्व शब्द वाचत्व दोष है। इतिहास दर्शन तो वो होता है जो इतिहास में से निश्चित हो। शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। यहाँ जो लक्ष्य करने की बात है वो है उनके वक्तव्य में आए शिक्षित जनसमूह और
काल विभाग के उक्त मंतव्य में जनता शब्द की प्रयोग छाया है। ये भी स्मरणीय है कि आधुनिक काल में पहुंचकर ये प्रयोग एक बार फिर शिक्षित जनता हो जाता है। जनसमूह से शिक्षित जनता हो जाता आधुनिक काल में। तब समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहास की रचना शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है। शुक्ल के सतत सावधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है। इनके साथ साथ आधुनिक काल के ठीक पहले रीति काल के समापन अंश में इतिहासकार ने इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर भी संकेत किया, और ये तीसरी स्थिति है साधारण श्रेणी के पाठक। अब देखिए, एक जगह एकदम शुरुआत में कहा शिक्षित जनसमूह, शिक्षित जनसमूह के बाद ये कहते हैं शिक्षित जनता, शिक्षित जनता के बाद ये एक कड़ी और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब तीसरी स्थिति आता है तो तीसरी स्थिति में ये कह देते हैं साधारण श्रेणी के पाठक। ब्रजवासी दास के प्रसंग में वो क्या लिखते हैं? ब्रजवासी दास के प्रसंग में वो लिखते हैं, पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है जिसका ये बता रहे हैं कि जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इससे कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग से मिलता है, जो रीतिकाल के उपसंहार में ग्वाल और बोधा जैसे श्रृंगारिक कवियों के प्रसंग में आता है। यो रचना के साथ भावुक वर्ग की प्रकृति की परख इतिहासकार बराबर करता चलता है। एक और रोचक प्रसंग यहाँ सामने आता है। क्या? लेखक ने अपने वक्तव्य में स्वयं ये स्पष्ट कर दिया है कि इस इतिहास का बीज रूप उसके द्वारा प्रस्तुत छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट्स में दबा है। ये संयोग से कुछ अधिक है कि अपनी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940-30 के दशक की एक और विशिष्ट रीति में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपने विश्वविद्यालय परिसर विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स से ही बताया। ये हिंदी के ऐसे दो प्रसिद्ध इतिहास दो अध्यापकों के नोट्स में से प्रस्फुटित हुए हैं, हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर और अन्यत्र भी। विश्वविद्यालयी आलोचना पद का प्रयोग कुछ अवमानना के अर्थ में होता है, जबकि इन महिमाशाली इतिहासों का स्रोत एकदम ही उल्टा संकेत है। इसका कारण शायद ये हो कि अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता है, खोजता है, रचता है, और आलोचना की भी एक तरह से यही प्रक्रिया कही जा सकती है। इसका मतलब अच्छे आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो अध्यापक ही हो, पर हाँ, अधिसंख्य अच्छे जो आलोचक होते हैं वो एक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं। ये समानता देखा जा सकता है। अच्छे पद यहाँ दोनों स्थितियों में बराबर सा साभिप्राय होगा। एक बार पहले हम समझते हैं। इसमें देखिए, बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप ऐसे ही बिल्कुल पढ़ते चले जाएं और आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी। यही तो इसकी खासियत है कि अगर आप स्वयं से इस तरीके से सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो क्या सच में वो चीजें आपको समझ में आता जा रहा है? ये चीज समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। हमने अभी देखा कि इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, वृत्त संग्रह के बारे में। 3 वृत्त संग्रह हमने क्लियर किया, शिव सिंह सेंगर जी का, ग्रियर्सन का और मिश्र बंधु का। इसके बाद इन्होंने शुक्ल जी ने कहा कि देखिए, शुक्ल जी की बात ही हम नहीं करेंगे, यहाँ पे शुक्ल जी के साथ आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी साथ में लेके चलते रहना है। ज्यादातर दृष्टिकोण में साथ साथ ही इनका आता है। जैसे शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, मैं एक संक्षिप्त नोट्स तैयार किया, ये आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं भाई मैंने भी एक नोट्स ही तैयार किया संक्षिप्त में। इसलिए यहाँ पे इस किताब में ये कहा जा रहा है कि दो बड़े लेखकों के माध्यम से हिंदी साहित्य में देखें। जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आता है और 1929 में शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। अब ये दो बड़े लेखक ये कह रहे हैं कि हम दोनों लोगों ने संक्षिप्त नोट्स तैयार किया था छात्रों के लिए, जो एक तरीके से कालजयी कृति के रूप में हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्ध हो गया। इनमें कहते हैं कि मैं ना कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किया तो वो परिस्थिति के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि शिक्षित जो जनसमूह है उसकी जो बदलती हुई प्रवृत्ति है, तो वो बदल रहा है, तो उसको लक्ष्य करके मैंने सोचा काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं को लेकर एक अच्छा ढांचा तैयार कर दूं और आप लोग के सामने वो इतिहास के रूप में चला गया। दूसरी चीज ये कहते हैं कि गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा। देखिए, बड़ी रचनाओं का जिक्र इन्होंने किया, गोदान का किया, गोदान के साथ इन्होंने कामायनी का जिक्र किया और इनके अलावा राम की शक्ति पूजा। मुझे उम्मीद है ये सारी रचना के लेखक आपको पता ही होंगे, प्रेमचंद जी, कामायनी प्रसाद जी, राम की शक्ति पूजा, निराला। कह रहे कि गोदान है कामायनी और राम की शक्ति पूजा, इनकी ही तरह जिसका आरंभिक अंश हिंदी पाठक की जाति स्मृति का अंग बन गया है,
यानी आपको ये एक तरीके से आह्लादित करता है बहुत ही। जब आप इसको गोदान से गुजरते हैं, कामानी से राम की शक्ति पूजा, तो आप समग्र एक दृष्टिकोण हिंदी के प्रति आपका जो एक अलग ही रुझान होता है वो जाति स्मृति का अंग बन जाता है। तो यहाँ पे जो इनका एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए इतिहास के संदर्भ में, वो साहित्य के इतिहास को क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मान लो ये आपका, अब इसको इनके परिभाषा को अगर आप समझ गए तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये आपका भारत देश, ठीक है। अब कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, यानी प्रत्येक देश का साहित्य मतलब प्रत्येक देश मतलब भारत का, देखिए जबकि प्रत्येक देश का साहित्य क्या है, मतलब भारत का साहित्य। आप देखो भारत आपका देश है, यहाँ का लिटरेचर क्या होगा। लिटरेचर बेसिकली क्या होता है, हमने बताया था आपको नगेन की किताब में ही, सबसे पहले आपको कोई भी इतिहास पढ़ना होता है पृष्ठभूमि पढ़ना होता है। पृष्ठभूमि में आप देखते हो कि राजनीतिक पक्ष आता है, सामाजिक पक्ष आता है, आर्थिक पक्ष आता है। और जब राजनीतिक वगैरह स्थिति ठीक ठाक होती है तो आप देखते हो कि आपका जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, वो भी फ्लरिश हो रही है, और साथ ही साथ आप देखो आपका साहित्य भी समृद्ध होता जाता है। इसका क्या मतलब है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ, अब यहाँ पे भारत में रहने वाले, भारत देश है, यहाँ पे जितनी भी जनता है, उन जनता के मन में उनकी चित्त वृत्ति, उनके मन में क्या चल रहा है, उनमें जो संचित प्रतिबिंब है, तो वो क्या होता है समय के साथ बदलता रहता है। जैसे यही जनता है, आदिकाल में आप देखेंगे मनुष्य तो वही है, लेकिन आदिकाल में उनकी सोच अलग होगी, भक्ति काल अलग होगा। आप देखो आधुनिक काल अलग होगा, और कुछ नहीं तो आप आधुनिक काल में ही आ जाइए। आधुनिक काल में ही आप देखो तो जैसे ही आप देखोगे छायावाद में अलग ही है, फिर प्रयोगवाद की दृष्टिकोण अलग है, प्रगति की अलग है। इसका मतलब ये तो जान रहे हैं कि शुक्ल जी जो है, जनता की चित्रवृत्ति समय के साथ बदलता है, और अगर हमने साहित्य में समय के स्वरूप में अपने परिवर्तन नहीं किए तो फिर चित्रवृत्तियों की परंपरा को जब हम परखेंगे और वो तालमेल जनता से नहीं, सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, फिर वो काहे का साहित्य। इसलिए ये साफ साफ समझाते हैं, आपसे कोई भी परिभाषा पूछे साहित्य का इतिहास क्या है तो आप यही बताएंगे कि कोई भी देश हो, वहाँ पे जितनी जनता है उनका मन हमेशा बदलता है। तो मन जब बदल रहा है तो साहित्य में वो मन दिखना चाहिए। अगर वो साहित्य में इनसे तालमेल सामंजस्य बिठा पा रहे हैं तो एक्चुअल में वही साहित्य का इतिहास है, और इसी को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास कहा है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है, और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आप किसी के सामने इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। एक चीज इन्होंने, अब देखिए शुक्ल जी ने स्वयं लिखा तो ये साथ में ना इनकी आलोचनात्मक दृष्टि है, वो और लोगों को आगे पीछे देखते चलते कि भाई और लोगों ने क्या किया। तो वो कहते हैं कि प्रवृत्ति मीन्स बाद के बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने भी तो बड़े बड़े इतिहास दर्शन लिखे हैं, और वो उन्होंने ऐसे कहा कि बड़े बड़े इतिहासकार ने इतिहास का दर्शन बखाना है, वो भी बड़े विस्तार से। अब कह रहे हैं उन पे क्या आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों ने तो इतिहास को बखाना है ना, तो उनका इतिहास क्या है, उनका इतिहास तो बस दर्शन ही दर्शन है। और दर्शन ही दर्शन है का मतलब जो दर्शक होता है वो देखता है सिर्फ बाहर रूप को, और जो एक सृष्टा होता है वो देखता है आंतरिक जगत को। और अपने को ये कह रहे हैं तब उनके यहाँ तो सिर्फ दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं है। उनके यहाँ पे क्या है, परवर्ती साहित्यकारों में आपसे कोई पूछे कभी इंटरव्यू वगैरह में कि शुक्ल के साहित्य में ऐसा इतिहास में क्या है जो और लोगों के में नहीं है, तो शुक्ल जी के स्वयं आप देखो शुक्ल के इतिहास में ये कहा जा रहा है कि भाई ये और लोगों में देखो तो सब कुछ दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं है और इतिहास नहीं है। तो दृष्टि और इतिहास को अगर आप देखना चाहोगे तो वो आपको किसके में देखने को मिलेगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में ही देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है, क्योंकि हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो भूमिका हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बहुत सारी किताबों में नहीं है ना, तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको गलती नहीं करना, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी शुक्ल जी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको भूमिका ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपको क्लियर कर दे, देखिए वरना ये जितनी भी चीजें हैं आपको लगेगा ये कह कौन रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम आपको जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और आप लोग अपने पास ना यही भूमिका वाली ही किताब रखी है, अभी हम भूमिका पे बात कर रहे हैं। इसके पहले मुझे लगता है कि मैंने भूमिका का क्लास कभी लिया भी नहीं है शायद। हाँ यहाँ पे देखिए, और काफी बड़ी भूमिका है, ठीक है, छोटा सा है भी नहीं। इन्होंने कब लिखा है ये, 6 मई 2001 को भूमिका,
और जितनी भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं भी भूमिका से ही समझा रहे हैं। इसलिए आपको ये समझते चलना है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का संवेदना का इतिहास भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उस चीज को कनेक्ट कर पाइए कि भूमिका में ये शुक्ल जी के बारे में क्या लिखते हैं, अन्य जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये शुक्ल स्वयं नहीं कह रहे हैं, ये शुक्ल जी के संबंध में जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं वो देखना है। तो ये क्या कह रहे हैं, और लोगों के यहाँ तो सब दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं है, और इतिहास जो है नहीं है उन लोगों के यहाँ। तो उन लोगों के यहाँ और भी समस्या है, वो लोगों ने एक तरीका से बखान किया तो वो स्व शब्द वाचक दोष है उनके यहाँ। इतिहास दर्शन तो वो होता है जो इतिहास में निश्चित हो। शुक्ल के यहाँ जो इतिहास दर्शन है वो इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। ये कौन कह रहा है, रामस्वरूप जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी के यहाँ ये चीज है, और जो बात के परवर्ती कवि हैं जिन्होंने साहित्य के इतिहास में अपनी लेखनी चलाई उनके यहाँ ये चीज नहीं है। अब शुक्ल जी के वक्तव्य में जो उन्होंने लिखा है, शुक्ल जी ने वक्तव्य दिया है, तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि उन्होंने लक्ष्य करके कहा था, अपने वक्तव्य में ये बात कही थी। उन्होंने वक्तव्य में शिक्षित जनसमूह को और दूसरी चीज काल विभाग के उक्त मंतव्य में उन्होंने जनता शब्द के प्रयोग छायाओं का प्रयोग किया। तो हमें याद ये रखना है कि जब वही शुक्ल जी अपने वक्तव्य में पहले शिक्षित जनसमूह बोलते हैं, बाद में वही चलकर एक बार फिर वो शिक्षित जनता बोलते हैं, तब हमें ये समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार ये जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहास की रचना शिक्षित जनसमूह जो होता है उनकी बदलती हुई, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो जनसमूह की जो बदलता हुआ इंटरेस्ट, प्रवृत्ति, विशेषताएं हैं उनके अनुकूल होता है। इतिहास की रचना कैसे होता है, जो शिक्षित जनसमूह है उसका जो इंटरेस्ट बदल रहा है उसके संबंध में कह रहे हैं। शुक्ल के जो शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल, उनके सतत सावधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है आपको। उनके कि वो गद्य लिख रहे हैं उनके प्रयोग का एग्जाम्पल यहाँ मिल जाता है। इनके साथ साथ कहते हैं कि यही शुक्ल जी जब आधुनिक काल के ठीक पहले जब रीति काल के समापन अंश में आते हैं तो इतिहासकार ने इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर भी संकेत किया, और वो तीसरी स्थिति है एक साधारण श्रेणी के पाठक के संबंध में। और कहते हैं साधारण श्रेणी के पाठक ब्रजवासी दास के प्रसंग में वो लिखते हैं, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्रजवासी का ब्रजविलास। जिस प्रकार का प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है, इससे कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग से मिलता है, जो रीतिकाल के उपसंहार में आप ग्वाल और बोधा जैसे श्रृंगारी कवियों के प्रसंग में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब एक और रोचक प्रसंग ये सामने लेके आते हैं कि लेखक ने अपने वक्तव्य में ये चीज और स्पष्ट किया, क्या कि इस इतिहास का बीज रूप उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया, उन्होंने किया था छात्रों के उपयोग के लिए संक्षिप्त नोट्स के रूप में। और उन्होंने ही नहीं कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को 1940 में यही काम द्विवेदी जी ने भी किया। देखिए 30 के दशक के एक और विशेष कृति में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी, उन्होंने भी विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स बताया। इसका मतलब इनके हिसाब से दो प्रसिद्ध ऐसे इतिहास आ गए जो अध्यापकों के नोट्स हैं। इससे कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि कोई जो अच्छा अध्यापक होता है ना, स्वयं अपने व्याख्यान में वो क्या करता है, वो सीखता भी है, खोजता भी है और रचता भी है, और वो आलोचना भी करता है। लेकिन इससे एक चीज ये है कि अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो अध्यापक हो। कोई भी व्यक्ति अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो अध्यापक हो। हाँ, पर एक चीज इस पे शर्त है कि ज्यादातर जो अधिशण के अच्छे जो आलोचक निकलते हैं वो एक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं, ये देखा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। अब इतिहास लिखने में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विशेषता जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार एक व्यवस्थित ढंग से लिखा जा रहा है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है कि जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है। ये देखिए पंक्तियां पूछा जा सकता है कि विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है कि जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़ा करता है। ये किसने किसके बारे में कहा? रामस्वरूप जी ने शुक्ल के बारे में कहा। उन्होंने एक तरीके से, अगर आपने कभी असाध्य बीड़ा जो है पढ़ा हो तो प्रियम्बज के कंबली जो है गुफा गे, कैसे वो इतना एक तरीके से एकदम अपने चिंतन में मगन हो जाता है कि वो जो है जिस
गीत तरु के नीचे कोई वीणा को साध नहीं पाता है, उसकी एकाग्रता उसको साध लेता है। तो यहाँ पे इनको बड़े कलावंत के रूप में रखा है कि वो, क्योंकि इनका ये भी तो कहना है कि आप इसके पहले औपचारिक अनौपचारिक इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों को पढ़ेंगे, लेकिन आपने किसी को नहीं देखा कि विधेयवादी पद्धति में एक तारतम्यता हो, जाति वातावरण छड़ को केंद्र में रख के और बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क के साथ किसी ने इतिहास लिखा हो। ये काम तो शुक्ल जी पहली बार कर रहे थे, और ये बात तो डॉक्टर नगेन भी मानते हैं, रामस्वरूप जी भी मानते हैं, हाँ बच्चन जी भी कहते हैं, लेकिन बच्चन जी एक जगह पे ये कहते हैं कि सब उन्हीं के आगे पीछे रह जाते हैं, जबकि थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो इस राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त कर रहे थे। इतिहास के उन्मीलन में आलोचना की ये शैली कितनी उपकारक होती है, ये दिखाने के लिए केवल एक एग्जाम्पल उनका कहते हैं पर्याप्त है। प्रसंग एकदम आरंभ का है। आदि काल में कहते हैं कि वीर गाथा काव्य का एक प्रसंग है। प्रसंग क्या है कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि जो प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जन साधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग कहते थे ये लोग तो गंवारू बोलते हैं। ऐसी कविताएं राज्यसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी, और जो राजाश्रित कवि हैं वो अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का जो वर्णन है अनूठी उक्तियों के साथ किया करते होंगे, और वो लोग अपनी वीर उल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित करते होंगे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में रक्षा के लिए रखे जाते हैं, और भट्टाचार्य जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से ये काल वीर गाथा काल कहा गया। यहाँ पे ये चीज कहे कि एक तो है कि वीर प्रशस्ति गायन से संबंधित जो हमें रचनाएं मिल रही हैं वीर गाथा काल में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लो कि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि उस समय ये जो राजाश्रित कवि होते थे सिर्फ वही गायन करते थे या कविताएं करते थे। कविताएं तो सामान्य जनमानस भी करता रहा होगा, साधारण बोली में करता रहा होगा, और जनसाधारण की बोली दरबार तक पहुंचता भी रहा होगा, तो उसको कहीं पे रक्षा उसका नहीं किया गया और रक्षित परंपरा में नहीं आया, तो हमारे बीच नहीं रह गया। ये जो शौर्य के पराक्रम के प्रताप का जो वर्णन हो रहा है वीर गाथा काव्य के तहत, इन लोगों को उनमें रक्षा किया गया, यानी जो भट्टाचार्य जीविका के विचार से या जो भी चीजें वो गाते थे सारी चीजें उनको रक्षित परंपरा के तहत रखा गया, और रखा गया इसी से हम मान के चलते कि उस समय हमें जो कंटेंट मिला वो वीर गाथा संबंधी वीर प्रशस्ति गायन संबंधी कंटेंट मिला। भारत के इतिहास में ये वो समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। ये वो कालखंड है जब अपने यहाँ पे मुस्लिम के हमले कहाँ से होते थे, उत्तर पश्चिम से। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित होते थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन का समय क्या बताएगा 704। उनके बाद भारत का जो पश्चिमी भाग है वो भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अनलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भी मानी जाती थी, और कवि चारण उनकी भी भाषा में वहां रचना करते। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें मिलता है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः ये स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर होगा। और हर्षवर्धन के बाद साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी, और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राजा पश्चिम की ओर, यानी ये राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता बस भी नहीं होती थी, कभी कभी तो सिर्फ लड़ाई का कारण शौर्य प्रदर्शन होता था, यूं ही मोल ले लेते थे। बीच बीच में मुस्लिम के भी हमले होते। सारांश ये था कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ ना, वो लड़ाई भिड़ाई का काल था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। तो सब मिला के क्या चीज था, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने इतिहास से परिचित कराया है कि जब आप कोई भी साहित्य का इतिहास पढ़ो तो एक बार आपको कालखंड के संबंध में जानना चाहिए। तो कालखंड के संबंध में इन्होंने आपको क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि देखिए ये मान लीजिए अगर आप देखें तो एक ऐसी स्थिति, क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है जो हमारा हिंदी साहित्य है वो क्या स्थिति में है, तो आप ये समझो कि ये आपका क्या है। जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हो तो ये आपका क्या है, ये उत्तर है ना, और ये पश्चिम। तो जो पश्चिम और उत्तर का जो है जितने भी लोग आए यहाँ से हमले लगातार होते थे।
है ना, यहाँ से हमले लगातार हो रहे हैं। अब कह रहे हैं एक छत्र जो है हर्षवर्धन का जो साम्राज्य केंद्र में था, और हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हुई तो जो एक अखंड सत्ता भारत का था वो हिलसा गया, और पश्चिमी भाग से लगातार भारतीय सभ्यता और जो कि बल वैभव का केंद्र था उसको लगातार तोड़ा गया। यानी गुप्त साम्राज्य के जैसे ही ध्वस्त हुए, ध्वस्त होने के कारण जो हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे वो भी एक तरीके से क्या हुए, ध्वस्त हो गए। तो अब अलग अलग खंड में कहीं गहरवार हैं, कहीं चौहान है, कहीं चंदेल है, कहीं परिहार है, और बराबर ये लड़ रहे हैं। और इनके लड़ने का कारण भी क्या है, सिर्फ ये सौर प्रदर्शन करने के लिए, कोई कारण भी नहीं होता, जनमाल की हानि करते, और उधर से मुस्लिम हमले कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारा आ जाता है हिंदी साहित्य। अब बताइए, जब परिस्थितियां साहित्य में ऐसा कुछ होगा तो साहित्य में लिखा क्या जाएगा, जो परिवेश में हो रहा होगा। इसलिए जैसा चीज चल रहा था लड़ाई भिड़ाई, वही राज प्रशस्ति संबंधी गायन, और ये अपने साथ लेके जाते थे। इन कवियों को लड़ाई में वो देखते भी थे और बेचारे वो वीर प्रशस्ति गायन भी करते थे, इनकी शौर्य गाथा का एक तरीके से वर्णन भी करते थे। और जो देश भाषा काव्य है उसका राजसभा से संबंध क्या होता था, देश भाषा काव्य का राजसभा से संबंध जो चारण होते थे, चारणों की मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा में फेरफार की संभावना से संदिग्ध पाठ, जैसे पश्चिम की हिंदू राजधानियां, मुसलमानों के हमले वहां की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। यानी अगर यहाँ से हमले हो रहे हैं और जहाँ पे आके ये बस जा रहे हैं, जैसे अपने यहाँ पे हम लोग इतना मिक्स कैसे बोलने लगे, अरबी फारसी सारी चीजें कैसे हिंदी में मिक्स हो गई, वो यहाँ पे आते हमले करते बस जाते, तो फिर मिल के जब आपस में कई लोग मिक्स होके रह रहे हैं तो आपस में लैंग्वेज भी एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है। मुसलमानों के हमले वहां की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण ये है। शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा या कि चारण काव्य के विकास की कथा देखें तो उपयुक्त अपेक्षा लंबे उद्धरण को प्रस्तुत करने से यही पता चलता है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में से ही निकलता है, इसलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है और जटिल से जटिल प्रसंग आसानी से हृदयंगम हो जाता है। शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्य आश्रित और तर्क सम्मत रूप में चलता है, और ये एक जो विहंगम दृष्टिकोण आपको हिंदी साहित्य के संदर्भ में देता है। अब आगे हम देखें इसमें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा देश भाषा काव्य का राजसभा से संबंध, इतिहास लेखन में व्यवहारिक आलोचना। देखिए, आलोचना एक सैद्धांतिक होता है, एक व्यवहारिक होता है। आलोचना दो प्रकार का होता है। इतिहास लिखने में कह रहे हैं व्यवहारिक आलोचना की एक और तरह की परीक्षा होती है। प्रवृत्तियों, कालों या कि रचनाकारों पर स्वतंत्र अध्ययन में आलोचक को बहुत कुछ छूट ये होता है कि वो आलोच्य विषय या लेखक पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करें। मतलब व्यवहारिक आलोचना में यह है कि प्रवृत्ति, काल तथा रचनाकार, उन पर आप स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हैं तो आलोचक को क्या चीज बहुत कुछ छूट क्या रहता है कि जो आलोच्य विषय या लेखक पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन। पर इतिहास में अब जब जाओगे तो इतिहास में यही चीज डिफरेंस है। इतिहास में सापेक्ष मूल्यांकन एक तरह से अनिवार्य पद्धति की आवश्यकता होती है। यहाँ हर लेखक और प्रवृत्ति का विवेचन अन्यों के संदर्भ में चलेगा। यहाँ पे सापेक्ष, क्रमिक और किसी कदर तुलनात्मक विवेचन में आलोचना विवेक का बड़ा सधा रूप अपेक्षित होता है। शुक्ल जी अपनी जो व्यवहारिक आलोचना है उनमें, व्यवहारिक आलोचना में भी और इतिहास के लिखने में भी इसका वो बहुत बड़ा सटीक परिचय देते हैं। विशेषतः एक प्रवृत्ति के तहत जो है, एक प्रवृत्ति के तहत सक्रिय या कि जो भी समकालीन लेखक हैं उनके मूल्यांकन में वे दोनों पक्षों के वैशिष्ट्य और उनकी सीमाओं का भी अकुंठ विवेचन करते चलते हैं। पहली विशेषता, जब शुक्ल जी व्यवहारिक आलोचना का एक जो तरीका है अपने इतिहास लेखन में अपनाते हैं तो वो बड़ा सटीक परिचय कैसे देते हैं। एक प्रवृत्ति के तहत, यानी कोई भी एक कालखंड की विशेषता हो उसके तहत सक्रिय जितने भी समकालीन लेखक हैं उनके मूल्यांकन में वे दोनों पक्षों के वैशिष्ट और उनकी सीमा का अकुंठ विवेचन करते हैं। इस प्रसंग में हम दो उदाहरणों की तरफ ध्यान ले जाएंगे। एक है, कहते हैं कि मान लो एक समकालीन में ले जाएं सूर और तुलसी को। अब एक है सूर तुलसी विषय जहां हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का पूरा पसारा है, और दूसरे आधुनिक काल के दो गद्य व्यवस्थापकों का अपना अपना वैशिष्ट आशय। एक तरफ द्विवेदी जी हैं, दूसरी तरफ श्याम सुंदर दास हैं। तो एक तरफ सूर और तुलसी विषय ले लीजिए, दूसरी तरफ ले लीजिए आधुनिक काल के दो गद्य व्यवस्थापक हैं, उनमें द्विवेदी जी का नाम और श्याम सुंदर दास। अब आप देखिए जो सूर जी हैं, सूरदास जी,
उनमें कहते हैं प्रसंग की उद्भावना की जो क्षमता है वो तुलसी में नहीं है। सूरदास में जो प्रसंग की उद्भावना की जो क्षमता है वो तुलसी में नहीं है। अपनी ये मान्यता आलोचक इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी रखता है। और फिर वो सूर के संदर्भ में क्या कहते हैं? तुलसी के विवेचन के तहत वो कहते हैं प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वो तुलसी की किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। और सूर प्रसंग में विवेचन यूं है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। पर तुलसी जी की फिर विशेषता में, तुलसी की विशेषता में उनकी सर्वांग पूर्णता, जो उनकी काव्य भाषा की विविध प्रयोग में, सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में और जो भक्ति पद्धति में दिखता है ना, ये सूचित करने की आवश्यकता ही नहीं है कि ना तो वो सूर की अवधि पर उतना अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। सारांश ये है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को मिला ही नहीं। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। अब देखिए इनका तुलनात्मक, ये रामस्वरूप जी कह रहे हैं, आप इनके अंदर देखो कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि इनकी जो तुलना की जो पद्धति है ये व्यवहारिक आलोचना में बड़ी सटीक परिचय देते हैं। मतलब अगर ये मान लो कि उठाते हैं कि ये ले लिए भक्ति काल, ठीक है, अगर ये भक्ति काल ले लिया इन्होंने, यहाँ पे हम समझाते चलते हैं आपको, ठीक है। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विशेषता इनकी है, अगर मान लो इन्होंने ले लिया भक्ति काल, अब भक्ति काल में एक तरफ इन्होंने ले लिया सूरदास को, यानी सगुण शाखा में ही आप देखिए एक तरफ इन्होंने सूरदास को ले लिया और सगुण शाखा में ही राम भक्ति धारा के तहत इन्होंने तुलसीदास को ले लिया। तो अब ऐसी बात नहीं है कि जो जिसके में खासियत है वो नहीं बताते आपको, ऐसा नहीं है। अगर जब ये सूरदास की खासियत आपको बताते हैं तो सबसे जो उनके में सबसे खास चीज है वो उससे आपके परिचय करा देते हैं। वो ये सूचित कर देते हैं कि भाई जो सूरदास जी हैं उसमें आप देखिए कि सूरदास में आप देखिए जो प्रसंग होता है ना, प्रसंगोद्भावना, प्रसंगोद्भावना ये उच्चतम कोटि का है। यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं सकता, वो तुलसी में भी नहीं है। तो प्रसंगों की जो उद्भावना सूरसागर में, यानी जो है सूरदास जी का जो सूरसागर है रचना, इसमें जो पाया जाता है वो तो तुलसी के भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। इसलिए सूर की बड़ी भारी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। बड़ी भारी विशेषता क्या है? सूर की नवीन प्रसंगों की उद्भावना। फिर अब जब सूरदास जी ये जंप करते हैं तुलसीदास पे, तो तुलसीदास के बारे में कहते हैं कि अब ये देखो, ये सूचित करने की तो जरूरत ही नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज पे। देखिए ये कहते हैं कि न सूरदास का, अगर आप कहें कि सूरदास का ना अवधि पे अधिकार था, ना कह सकते हैं कि जो जायसी हैं उनका ब्रज भाषा पर था। सारांश क्या निकल के आता है कि हिंदी काव्य की जो सब प्रकार की रचना शैलियां है ना, सब प्रकार की, उन पर किसका बढ़िया अधिकार था? वो गोस्वामी जी का। और इतना ऊंचा था कि उनके आसपास भी कोई नहीं था। लोक संग्रह का जो भाव इनके अंदर था उनके आसपास भी कोई नहीं था। ये चीज तुलना भी करें कि जो कृष्ण उपासक भक्त हैं उसमें उन लोगों में इस अंग की कमी थी। तो ऐसा वो स्वतंत्र विवेचन के साथ साथ सापेक्ष दृष्टि ना बराबर वर्तमान के साथ वो रखते हैं। सूर तुलसी के साथ साथ वो जायसी की विवेचन क्रम के अनिवार्य विषय के संबंध में भी बताते हैं कि जो जायसी हैं, आप जायसी की कृति जो है उनकी जायसी की, ये कहते हैं कि जायसी को देखिए। तो जब जायसी के संबंध में ये बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जायसी क्या जो देखे, तो जायसी की कीर्ति का आधार क्या है? जायसी की कीर्ति का आधार है उनकी सब प्रमुख रचना में जो आता है पद्मावत। ये है पद्मावत। पद्मावत के संबंध में कहते हैं कि वो इसलिए पद्मावत है क्योंकि पद्मावत जिसके पढ़ने से ही प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल है। इतना कोमल है कि आप उनमें प्रेम की पीर को देख सकते हैं, प्रेम को, दर्द को समझ सकते हैं। तो जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा क्या है? परिमित है। अब देखिए फिर से तुलना, जायसी का जो क्षेत्र है वो जायसी की तुलना फिर जो है किससे कर रहे हैं? तुलसीदास से कर रहे हैं। और जायसी की तुलना जब वो तुलसीदास से कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो जायसी का जो क्षेत्र है वो तुलसी की अपेक्षा क्या है? परिमित है।
पर प्रेम वेदना उनकी क्या है, अत्यंत गूढ़ है। प्रेम की जो वेदना है वो अत्यंत क्या है, गूढ़ है। तो रामचंद्र शुक्ल का ये आलोचना विवेक जहां उनकी वैशिष्ट ग्राहिणी क्षमता का संकेत देते हैं, वहीं उनके सापेक्ष मूल्य निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी, कि किसी को जब मूल्यांकन किया जाता था, एक विश्वसनीय मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि जायसी से तुलसी का कर रहो, तुलसी से सूर का कह रहो, किसी की नवीन प्रसंग भावना को केंद्र में रख रहे हैं, किसी की प्रेम वेदना की पीर के संबंध में उनको केंद्र में रख रहे हैं, किसी को शैलियों के संबंध में सर्वोत्कृष्ट स्थान पे रख रहे हैं, कैसे। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब कोई भी काव्य वैशिष्ट किसी भी कालखंड का ये ले रहे हैं, तो उनमें जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तो एक तरफ ये महावीर प्रसाद जी को ले रहे हैं, तो टक्कर में ये किसको ले रहे हैं, दूसरी तरफ श्याम सुंदर दास जी को। समकालीन रचनाकारों को लेते हैं जो भी कालखंड में हो साथ साथ। अब कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो श्याम सुंदर दास हैं, उनके प्रसंग में खड़ी बोली गद्य के प्रसार काल में आते हैं ये लोग। अब दोनों इतिहासकार के अपने समकालीन हैं और किसी कदर देखें तो प्रतिस्पर्धी भी हैं। तब ये बात समझ में आती है कि उनकी कमियां जैसे निर्भीक भाव से दिखाई गई, उससे कुछ अधिक उत्साह के साथ वैशिष्ट योगदान भी बताया गया। जैसे कहते हैं कि आप देखो कि इनका जो है गद्य साहित्य का प्रसार, गद्य साहित्य का प्रसार। अब एक प्रकरण है गद्य साहित्य के प्रसार नाम से। गद्य साहित्य के प्रसार प्रकरण का जो शुरुआती अंश है, उसमें कहते हैं गद्य व्यवस्था के लिए जो द्विवेदी जी हैं, उनका समग्र योगदान कैसे है। तो गद्य की व्यवस्था में कैसे है, अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पे एक बार पहले देख लीजिए। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के प्रसंग खड़ी बोली गद्य के प्रसार काल में कहते हैं, ये ज्ञातव्य है कि दोनों ही इतिहासकार को आप लीजिए तो समकालीन है और किसी कदर प्रतिस्पर्धी भी है। लेकिन उनका वैशिष्ट क्या है, जब हम साहित्य का प्रसार प्रकरण अपने गद्य साहित्य के प्रसार के संबंध में कहते हैं, तो जो गद्य की व्यवस्था उसके लिए जो द्विवेदी जी है ना, उनका योगदान कैसे है। जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उनके लिए हमारा हिंदी साहित्य द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। पर स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग का है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय, कवि और कविता कहने की जरूरत नहीं है, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। मतलब मोटी मोटी बातें लेकिन बहुत मोटे तौर पे कही गई हैं। ये द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से क्या लगता है, कहते हैं उनके लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि जो लेखक है वो किसके लिए लिखा है। लेखक जो लिखा है बहुत मोटे अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है, और लिखने वाला तो भाई पूरे कालखंड को प्रभावित करने वाला व्यक्ति है। द्विवेदी जी व्याकरण सम्मत एक तरीके से पूरे कालखंड को, लेकिन वो लिख कैसे रहे थे, स्थूल रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्यों सोच में विवेचन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मोटे पाठक, जो अक्ल वाला पाठक नहीं, उसके लिए लिख रहे हैं। अब ये शुक्ल जी के अपने पाठकों पर है कि वे देखें कि ये व्यंग द्विवेदी जी के पाठकों पर है कि स्वयं लेखक पर है। यानी ये पाठक पे कि जो पढ़ रहे हैं उस बात को वो मोटी बुद्धि वाले हैं कि द्विवेदी जी को आड़े हाथों लिया है इन्होंने। ये समझने वाली बात है, रामस्वरूप जी कह रहे हैं। श्याम सुंदर दास का विवेचन कह रहे हैं कि इस प्रकार है, श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है कि आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लेखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने के लिए किया है। श्याम सुंदर दास को करें, इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत बड़ा भारी काम कर दिया, लेखकों के लिए सामग्री कंटेंट दे दिया, वही नहीं मिलता था। और शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें, एक भाषा विज्ञान की, एक हिंदी भाषा और साहित्य करके साहित्य लोचन, ये तीनों किताबें ध्यान रखिए किसका है। 3 पुस्तकों का इन्होंने जिक्र किया है, एक भाषा विज्ञान का, एक हिंदी भाषा और साहित्य का पुस्तक है साहित्य लोचन, किसका, श्याम सुंदर दास ने। तो श्याम सुंदर दास ने क्या बड़ा काम किया है, उन्होंने लेखनी के लिए बहुत कुछ मतलब कंटेंट दे दिया, सामग्री दे दिया। इनके बारे में कहते हैं कि आपने लिखी या संकलित की आलोचना में, तो कहते हैं कि जो आलोचना है उनमें काकू का ऐसा सदा प्रयोग अन्यत्र कठिनाई से देखने सुनने को मिलेगा। मूल भाव ये है कि इन दोनों लेखों का योगदान व्यवस्था के हित में जैसा है वैसा विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। तो व्यवस्था के संदर्भ में बढ़िया किए हैं, एक्सप्लेनेशन के उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। इतिहास के संदर्भ में कहते हैं कि आलोचना विवेक का एक प्रकरण और लेकर हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे। ये प्रकरण है हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं, उनके प्रसिद्ध इंदौर अभिभाषण से। हिंदी साहित्य सम्मेलन का था इंदौर अधिवेशन का भाषण, वहां की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया हुआ एक ऐतिहासिक अभिभाषण, और ये बात है 1935 की। वो काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ।
साहित्य परिषद के इन अभिभाषणों में एक प्रथा ये भी रहता था कि जो भाषणकर्ता होता था वो अपना मूल विवेचन करने के साथ साथ हिंदी साहित्य की जो पिछली गतिविधि और प्रकाशित कृति था उस पर भी विचार व्यक्त करता था। शुक्ल जी के इस अभिभाषण में मूल साहित्यिक सर्वेक्षण एक तरह से पाठकों की आंखों से कुछ ओझल जैसा हो गया। इस सर्वेक्षण में उस समय के और बाद के भी दो शीर्षस्थ रचनाकार थे, प्रसाद और प्रेमचंद जी। मतलब जो शीर्षस्थ रचनाकार थे जो वो कर रहे थे उनमें प्रसाद और प्रेमचंद पर अब आलोचक की तुलनात्मक टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण और भावी मूल्यांकन के लिए एक दिशा निर्देशक है। दोनों के वैशिष्ट्य के तहत संक्षेप में परख करते हुए वो अंश इस प्रकार आता है कि पहले प्रकरण नाटक का है। वो लिखते हैं, ये देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है। क्या देखकर इनको आनंद होता है? ये कह रहे हैं कि मुझे ये देखकर बहुत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी भी बना है। इसके लिए प्रसाद जी से नहीं कहूंगा। हाँ, जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया है उसी के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। तो प्रसाद जी के संदर्भ में कि भाई एक एरिया उन्होंने ऐतिहासिक क्षेत्र का नाटकों में चुना है, बढ़िया काम है, लेकिन उसमें उनको थोड़ा सा और अंदर जाके काम करना चाहिए। उसी के भीतर उनकी प्रतिभा छिपी है। और फिर प्रसंग उपन्यास पे आता है तो उनके केंद्र में प्रेमचंद जी का नाम आता है उपन्यास में। कहते हैं ये सर्वेक्षण इस प्रकार चलता है कि वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पक्षों और अंतर्वृत्तियों की बड़ी परख हम प्रेमचंद जी को मिली है। उन्होंने हिंदी के उपन्यास क्षेत्र को जगमगा ही दिया है। वे हमारे गर्व और गौरव के कारण है। मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों बना है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे देखने में तो ऐसा लगता है जो उत्कृष्ट कोटि का एक ऐतिहासिक उपन्यास होना चाहिए वो तो अभी भी उसका अभाव है, ज्यों का त्यों है। जयशंकर प्रसाद जी इस ओर भी ध्यान दे, इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। तो प्रसाद जी को इन्होंने कहा भाई प्रसाद जी आप थोड़ा सा ना ध्यान इस तरफ भी दो, ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में वो भी बना हुआ है और प्रसाद जी इस तरफ ध्यान दीजिए। पूरे सर्वेक्षण से ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐतिहासिक नाटकों का क्षेत्र प्रसाद को और सामाजिक उपन्यासों का प्रेमचंद को। शुक्ल के जिस आलोचना विवेक का प्रमाणीकरण बाद के इतिहास करते हैं वो संभावना तब प्रकट करते हैं कि जब प्रेमचंद के गोदान, प्रसाद की खामानी और इरावती जैसी शीर्षस्थ कृतियां भी प्रकाशित होने को हैं। इस आलोचना विवेक में शुक्ल का इतिहास दर्शन बड़े परिष्कृत और प्रौढ़ रूप में आता है, जो अलग से उतना कहा नहीं गया जितना कि स्वतः इतिहास लेखन में से उद्भूत होता है। जैसा कि सहृदय और संवेदनशील इतिहासकार ने यहाँ भी अगर देखें तो अपने को स्व शब्द वचत्व दोष से बचाया, नहीं स्व शब्द वाचत्व दोष से बचाया हो। इतिहास दर्शन का आख्यान तो जैसा संकेत किया गया है इतिहास के ठीक उपोद्घात में वैसा ही हुआ है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य लगभग आधे पृष्ठ में यही प्रसंग हो जाता है जो दर्शन के 630 पृष्ठों के सुदीर्घ इतिहास के उसके नाना रूपों में पल्लवित होता है। ये भारतीय परंपरा का दर्शन है, अनुभूति के स्तर पर, ना कि पाश्चात्य परंपरा ज्ञान प्रेम या फिलॉसफी पर। अब अपनी प्रारंभिक उपपत्ति में इतिहासकार ने बताया है कि साहित्य जो है वो जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास होता है। इस सामंजस्य को दिखाने में शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। इस प्रसंग में लेखक ने जनता और शिक्षित जनता को जहां और जैसे विवेक किया उसी का कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। इसी क्रम में इतिहासकार विशेषता मध्यकाल के संदर्भ में जनता और दरबार के बीच महत्वपूर्ण विवेक करता है। ये स्मरणीय है कि अनेक साहित्य इतिहासकारों ने सामान्य इतिहास लेखन के समानांतर साहित्य के इतिहास को भी राजा महाराजाओं, शाही वक्त और शासन पद्धतियों के क्रम में व्यवस्थित करना चाहा है। जैसे एलिजाबेथियन युग, विक्टोरियन युग या कि सामंत काल, कुछ ऐसे ही नामकरण। इस गहमा गहमी के बीच रामचंद्र शुक्ल बराबर अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं कि साहित्य का विकास तो होता किस लिए है, जनता की चित्तवृत्तियों से जुड़ा हुआ। इस प्रसंग के सबसे निर्भ्रांत विवेचन का रीतिकाल से भिन्न और क्या उपयुक्त अवसर होगा। जबकि एक बड़ी संख्या में कवि किसी न किसी रूप में राजाश्रित थे, तब रीतिकाल का सामान्य परिचय पूरा करते और इस प्रकरण का समापन करते हुए इतिहासकार क्या लिखते हैं, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था।
साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह जनता और राज दरबार की रुचि के बीच गुणात्मक अंतर को शुक्ल के ही एक प्रिय प्रयोग के सहारे कहें तो बड़े ठिकाने से रेखांकित किया गया है। अंतिम वाक्य के उत्तरार्ध में व्यंग ज्यादा है कि विषाद ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है। अब आप यहाँ पे देखो कि इन्होंने बहुत ही एक तरीके से गहन विवेचन किया है शुक्ल जी ने, जो अपने वक्तव्य में आमुख में जो भी चीजें कही है। अब ये और भी आगे कहते हैं कि पूरे इतिहास प्रवाह में आप देखो तो चलने वाली इस आलोचना विवेक की सीमा आती है वहां जहां आलोचक आधुनिक काल में पहुंचकर पाठ की अर्थ आक्षेप और सहृदय अर्थ व्याख्या के अंतर को धूमिल कर देता है। संदर्भ छायावादी काव्य का है। एकदम नई नई उभरती इस काव्यधारा की बड़ी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति पूरे आत्मविश्वास के साथ इतिहासकार आलोचक विवेचना करता है। कुछ सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन करते हुए वो इस काव्य विधान के मर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है। नए ढंग के लाक्षणिक अप्रस्तुत जो विधान है, प्रकृति चित्रण है और गीतात्मक स्वरूप है, उनका विश्लेषण करने के बाद वो छायावाद की सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया में बैठता है। यहाँ उसका आलोचनात्मक असंतोष उजागर होता है। कैसे? वो लिखते हैं, जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहारता शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट से रह जाते हैं। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में। फिर उदाहरण स्वरूप वो प्रसाद की लहर से 4 पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पे उनका आलोचकीय असंतोष दिखता है। वो आलोचकीय असंतोष विवेच काव्य की ही तरह सूक्ष्म है, जो आक्षेप प्रयोग से व्यंजित है, जिसे आज की लक्षणा में हम अति व्याख्या कहना चाहेंगे। आधुनिक खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही अर्थ की सघनता, अर्थ के विविध स्तरों की टकराहट शुरू होती है। ये प्रक्रिया काव्य दोष नहीं, आधुनिक काव्य का वैभव है। इमसन के प्रयोग में चाहे तो अर्थ संदिग्धता कह ले, वही पाठ की सक्रियता अपेक्षित होती है। अर्थ व्याख्या क्षमता के रूप में इस अर्थ व्याख्या के फिर अपने सीमांत हैं, जहां से अति व्याख्या का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो अवश्य भावुक और आलोचक लिए वर्जित प्रदेश है। पर इस संदर्भ में जोड़ना होगा कि कभी कभी क्या होता है, अचरज होता है कि सीमा को समझ कर नहीं, ये देख कर कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद पर कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला, जिन्हें कवि ने अन्यत्र दंड प्रहार बताया है, दंड के प्रहार से लगेंगे तुझे, आलोचकी टिप्पणी के सहित लिखने वाला कैसा छायावाद की इतनी सूक्ष्म स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। इतिहास अपने अंतिम चरण में स्वभावतः लेखक के समकालीन दौर में पहुंच जाता है। यहाँ कठिनाई आती है निकट दृष्टि की, अंतराल विहीन दृष्टि की। अपनी सीमा होती है, फिर एक दूसरी व्यवहारिक कठिनाई भी आता है, व्यक्तिगत निकटता का। शुक्ल जी का जो इतिहास है और समकालीन की इस हल्के द्वंद के प्रति स्वयं सजग थे। वो पहले संस्करण के वक्तव्य में ही ये कह देते हैं कि वर्तमान जो लेखक हैं और कवि हैं, उनके संबंध में कुछ लिखना अपने सिरे एक बला मोल लेना है। समझ पड़ता है कि उनका जी भी नहीं मानता, वो वर्तमान सहयोगी तथा उनके अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़ी बहुत विवेचन के साथ लेकिन करते हैं बड़े डरते डरते। यहाँ जी ना माना का मतलब इतिहासकार के मन में भी बड़ा अंतर्द्वंद है, बड़ा मार्मिक और सात्विक रूप दिख रहा है। समकालीन साहित्य के प्रति एक दायित्व भाव एक और जो सहयोगी लेखक उनकी अनिश्चित प्रतिक्रियाओं का डर दूसरी ओर। मतलब यहाँ एक चीज ये भी बताएगी, जो सहयोगी लेखक थे उनको कितना भी लताड़ दें तो कह रहे हैं उनसे उतना डर नहीं था, लेकिन जो समकालीन साहित्य के प्रति एक दायित्व का भाव एक तरफ था कि भाई कुछ तो बताना चाहिए, कुछ तो मन में अंतर्द्वंद था कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। इनके बीच इतिहासकार का अपना दायित्व बोध भी होता है। फिर अगले संशोधित और प्रवर्धित संस्करण तक उनका मनोबल इस प्रसंग में और बढ़ता है। अब मुख्य संदर्भ ये है कि नवविकसित छायावाद का जिसके स्वरूप को लेकर तब तक बहुत कुछ अनिश्चय बना हुआ था, ये इतिहासकार विवेचन वैसे ही अंतर्दृष्टिपूर्ण है जैसा कि भक्ति काल का वो पहले कराए थे। यो मध्ययुगीन और आधुनिक काव्य के बीच एक संतुलन बनता है, जो शुक्ल के इतिहास की बनावट को पूर्ण करता है। संस्करण की भूमिका में जब पिछला डर समाप्त होकर एक नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है, जहाँ इतिहास और आलोचना एक दूसरे की सहयोगी भूमिका के रूप में हमारे सामने आता है। लेखक खुद कहता है कि संस्करण में आपको समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय आपको मिल जाएगा। यहाँ आलोचनात्मक विवरण कहकर
उसने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास में आलोचना की सीमित संभावना ही होता है। यानी इतिहास लिखा जा रहा है तो कोई हम आलोचना की किताब नहीं लिख रहे हैं, वहां पे सीमित संभावना है आलोचना का। मूल वक्तव्य में वो पहले ही कह चुके हैं कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं कर सकते। किसी कवि की आलोचना लिखनी हो तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में मैं लिखूंगा। ये इतिहास की व्याख्या में समकालीन साहित्य का योग और उसके पीछे आलोचना की भूमिका को भले संकेत में स्पष्ट कर दिया गया है। इससे शुक्ल की इतिहास परिकल्पना पर प्रकाश पड़ता है, जहां व्यापक शोध और सूक्ष्म आलोचना विवेक का समन्वय दिखता है। जहां तक बात है समसामयिक साहित्य के संदर्भ में, तो यहाँ पे कहते हैं कि जहां तक ये है समसामयिक साहित्य के संबंध के संदर्भ में कहें तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उनके साथ आगे बढ़ा है। इस विकास क्रम की रोचक और गहन समीक्षा बच्चन सिंह और समीक्षा ठाकुर ने अपने अपने अध्ययन में भी किया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए बच्चन सिंह ने 1900, इनके बता रहे हैं कि 1900 अगर देखें तो 89 में 1989 में शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, समीक्षा ठाकुर इतिहास में आधुनिक काल के विविध प्रकरणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार ने 30 के दशक को लगभग पूरा समेट लिया है। गद्य के प्रसंग में वो आज समाचार पत्र की अक्टूबर 1939 में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि से भी समीक्षा किया है। तो यूं लेखक का इतिहास उसकी जीवन अवधि के साथ तक चला है, मतलब जब तक उनका जीवन काल, तो वो जीवन अवधि तक साथ रहे हैं उसके। जबकि 1940 में उसका जो संशोधित और प्रवर्धित संस्करण आया, कहना नहीं होगा कि इस अवधि में वो छायावाद युग की श्रेष्ठतम रचनाओं का आकलन करते हैं, जिनमें पल्लव सुमित्रा जी का, झरना आंसू कामानी प्रसाद जी का, तुलसीदास निराला, निहार रश्मि महादेवी जी का, गोदान प्रेमचंद जी का, चित्रलेखा भगवती चरण और चंद्रगुप्त तथा दुस्वामिनी नाटक। मुख्य संदर्भ यदि छायावादी काव्य है तो हर दृश्य से उचित है, जिसका नई काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया पर केंद्रित पहला व्यवस्थित और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन उसने प्रस्तुत किया। यहाँ भी अपनी मान्यता के अनुरूप कामायनी और तुलसीदास के नए प्रबंध विधान में उनका ध्यान ज्यादा गया है। किसमें? कामायनी, तुलसीदास। सबसे बड़ी बात यह है ना कि पंत प्रसाद निराला महादेवी की आलोचनात्मक चर्चा भर नहीं है, उनकी अनेक काव्य पंक्तियों से भाव टकराहट भी आया है और व्याख्या का सीधा सीधा प्रयत्न आलोचक इतिहासकार ने किया है। तो इस नई तथा अपेक्षा सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया को प्रस्तुत करने का साहसिक रचनात्मक उपक्रम हर दिशा से सराहनीय है इनका। और आधुनिक काल में पहुंचकर लेख की वृत्तों के तहत इतिहासकार रचनाकारों की जाति का उल्लेख नहीं करता, ये व्यक्तिगत प्रसंग ही वहां बहुत कम है। छायावाद के प्रसंग में पंत को उनके नेतृत्व का श्रेय दिया गया है, तो उनका बड़ा सांगोपांग ऐतिहासिक क्रमानुकूल सतर्क विवेचन इतिहासकार ने किया है। विवेचन का मुख्य बिंदु जैसा संकेत किया गया है ये है कि प्रसाद आयुक्रम और काव्य प्रकाशन, आयु में भी काव्य प्रकाशन दोनों ही दृष्टि से ज्येष्ठ हैं प्रसाद जी। तब छायावाद का प्रवर्तन जो है प्रसाद का झरना देखे तो कब आया? 1918 से मानना चाहिए कि पंत के पल्लों से मानना चाहिए 1926 में आया। इतिहासकार का तर्क क्रम कुछ इस प्रकार, ये ठीक है कि झरना का पहला संस्करण पल्लों के पहले आता है, पर झरना का काव्य वैसे दूसरे संस्करण में देखने को मिलता है जिसका प्रकाशन पल्लों के बाद होता है। स्वयं लेखक के शब्दों में झरना की उनकी 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कुछ ऐसी विशिष्टता तो नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। जब दूसरा संस्करण आया तो बहुत पीछे संवाद अगर आप देखें उसी का उठा के तो 1984 में ये निकला। पुस्तक का स्वरूप ही अब बदल गया था। उसी में से आधी से ऊपर कहते हैं कि 31 नई रचनाएं जोड़ दी गई, जिनमें पूरा का पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल गया। विषाद, बालू की वेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसन की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में आता है। जो पहले आप उठा के देखेंगे तो 1975 के संस्करण में नहीं दिखता। इस दूसरे संस्करण में वही छायावाद कही जाने वाली विशेषता स्पष्ट रूप में दिखती है। इसके पहले श्री पंत जी का पल्लो बड़ी धूमधाम से निकल रहा है, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पे और अप्रस्तुत विधान, चित्र, भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य विशेषताएं प्रचुर मात्रा में थी। तो जो शुक्ल जी हैं, इनका कोई भी सावधान पाठक ये पहचान सकता है कि उनकी पदावली में धूमधाम का प्रयोग उच्चतम आशंसा अनुशंसा का सूचक है। मिलाइए तुलसी के प्रसंग में जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली, उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास ही मिल गया। तो यूं इतिहासकार की दृष्टि में प्रकाशन अनुक्रम के अनुरूप पंत का जो पल्लव है वो छायावाद का पहला काव्य संग्रह है, ना कि प्रसाद का झरना, क्योंकि आपको विशेषता भी देखते चलना है, ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। प्रकाशन अनुक्रम के अलावा भी एक कारण है जिसका उल्लेख रामचंद्र जी कहते हैं, वो नहीं करते पर जो ज्ञात अज्ञात रूप में उनके निर्णय के पीछे कहीं रहा होगा, वो है कि जो पल्लव की भूमिका है,
पल्लव की भूमिका में पहली बार एक नए काव्य अनुभव का वैसा नया काव्य का दर्शन होता है। इस तुलना में झरना में कवि की कोई ऐसी भूमिका नहीं है। बाद में सिर्फ 4-6 पंक्तियों का एक प्रकाशिकी निवेदन है, जिसमें दावा किया गया है कि नए ढंग के काव्य आंदोलन का शुरुआत हुआ है। जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही होता है। तो यो पल्लव की कविताएं और उनकी भूमिका मिलकर समूचे साहित्यिक वातावरण और उनकी व्यापक अनुभूति को एक नया बौद्धिक स्तर देते हैं। अधिकतर 1930 के दशक में लिखे शुक्ल के इतिहास की एक बड़ी भारी विशेषता ये भी है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर लेखक यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत यद्यपि की सांकेतिक परिदृश्य खड़ा करता है, जैसे कि आदि तथा मध्य काल के संदर्भ में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश काव्यशास्त्र तथा साहित्य का। इससे उसके ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत, संपर्क और प्रभावों की समझ स्पष्टतर होती है। यही नहीं, लेखकों के साथ साथ यूरोपीय संगीतकार जो थे, कलावंत थे, उन पर भी नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में वो यथावश्यक टिप्पणी भी करते हैं। जैसे वो टॉल्स्टॉय हैं, हार्डी हैं, सेली हैं, मार्टिन के गेटे हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, बायरन हैं, मेरेडिथ हैं, काउपर हैं, बर्न्स हैं, स्कॉट हैं, व्हिटमैन हैं, ग्रे हैं, अनातोली फ्रांस जैसे अंग्रेज यूरोपीय अमेरिकी रचनाकार तथा विश्लर, ब्रैडले, डे मिल, रिचर्ड ओबरक्रांति, क्रोचे, फ्रायड जैसे आलोचकों, चिंतकों का उल्लेख शुक्ल जी सहज भाव से करते हैं और इन लेखकों काव्य नाम उल्लेख भर नहीं करते, उनके वैशिष्ट और योगदान का भले संक्षेप में लेकिन रेखांकित करते हैं। अन्यत्र तो आलोचक ने उस समय की इलियट और ई कमिंग जैसी रचनाएं उभरती हैं आंग्ल अमेरिकी लेखिकी प्रतिभाओं का सोधारण विवेचन किया है। समूचे भारतीय परिदृश्य में इतनी व्यापक आलोचकी सजगता और विराट क्षमता अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। ऐसे वैशिष्ट से संपन्न इतिहास जहाँ पूरा होता है, आलोचना और इतिहास की नई संभावनाएं खुलती हैं। इसलिए शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास एक काल क्रमिक वृत्त भर नहीं है जो अधूरा रह जाए, वरन अपने आप में एक संपूर्ण रचना है। फिर नई रचनात्मकता को उत्प्रेरित करते हुए इस प्रभामानता का एक बड़ा कलात्मक संकेत अंतिम वाक्य में आता है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ध्यान देने की बात है कि धारा का लक्षणा से अनुप्रेरित हुआ अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने आप में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। अंत में एक व्यक्तिगत प्रसंग क्या है? व्यक्तिगत प्रसंग ये है कि 1989 की बात रही होगी, बाहर जाने के प्रसंग में दिल्ली पहुंचा हुआ था। अपने अस्थायी प्रवास स्थल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी तब भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के यहाँ अपराह्न की तंद्राती की बैठक से बुलावा आया। उधर गया तो देखा श्री सुधाकर पांडे प्रधानमंत्री काशी नागरी प्रसारी सभा विराजे हैं। आरंभिक उपचार के बाद उन्होंने प्राय आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा कि जो शुक्ल जी का इतिहास है लगभग 1940 ईस्वी की समय सीमा पर समाप्त हो जाता है, क्या उसके अगले चरण के रूप में उस इतिहास क्रम को आगे मैं बढ़ा सकता हूँ? सभा के लिए कहना होगा कि बड़े उल्लास और आत्मतोष का क्षण था वो मेरे लिए भी। सभा की ओर से कहा जा रहा है कि शुक्ल के इतिहास का अगला चरण रखूं मैं। इससे बड़ी कृतज्ञता किसी आलोचक के लिए क्या हो सकती है? पर उल्लास के बीच भी आचार्य के वैशिष्ट और अपनी सीमा का ध्यान बना रहा। सुधाकर जी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मैंने उनसे कहा कि शुक्ल का इतिहास तो अपने आप में परिपूर्ण रचना है, जिसे अपने विचार को विवेचन में पल्वित करने का यत्न भी किया है, उसमें कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता, वृत्ति के तौर पे भी नहीं। दूसरी ये कि मैं स्वयं एक इतिहास प्रस्तुत कर चुका हूँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, जो कि हम अभी चैनल पे करा रहे थे। बाकी आपको इसमें कंप्लीट जो आपको क्लास है उसमें मिलेगा। तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं तो ऑलरेडी 1986 में एक जो है आपके बीच ले आया हूँ, सभा के लिए लिखने पर उसकी पुनरावृत्ति भर होगी। अतः जो विश्वास मेरे प्रति आपने व्यक्त किया उसका सम्मान करते हुए भी मैं इतिहास लेखन के इस नए दायित्व को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। बात वही पूरी हो गई। मेरा उपयुक्त इतिहास यदि शुक्ल के इतिहास साहित्य के परिशिष्ट रूप में भी स्वीकृत होता है तो मैं अपने इस लेखन को सार्थक मानूंगा। और इस तरह आचार्य के इतिहास का अपना वैशिष्ट पिछले पृष्ठों में व्याख्यायित करने का यत्न है। यो मूल की कुछ झलक और परिशिष्ट की छाया दोनों आपके सामने है। इसी से हिंदी साहित्य का इतिहास कितना कुछ उजागर होता है, कितना उसका अर्थ विस्तारण ये निर्णय स्पष्ट ही पाठक वर्ग को करना है। तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भूमिका। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है शुरू हो जाता है चैप्टर प्रथम संस्करण का वक्तव्य, और ये फिर क्लास आगे। तो एक बार जो है यहाँ पे नोट्स रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी भूमिका से निकल के आता है वो क्या था? देखिए, रामस्वरूप जी को काम दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं पहले ही लिख चुका हूँ तो मैं ऐसी हिमाकत नहीं करने वाला, है ना। आचार्य शुक्ल के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको भूमिका से देखने को मिला था, जैसे हिंदी साहित्य का एक वृत्त संग्रह ठाकुर श्री सिंह सेंगर ने कब लिखा था? 1883 में। उनके पीछे 89 की बात आई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कौन सा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर के संबंध में बोला?
और इनको क्या कहा गया, बड़ा भारी, यानी भारी नहीं कहा गया, बड़ा कवि वृत्त संग्रह। ये सिर्फ ये वृत्त संग्रह था, ये बड़ा कवि वृत्त संग्रह था। और जो 1913 में मिश्र बंधु की बात आई थी, वो कंटेंट के संबंध में, वो मिश्र बंधुओं वाला श्री श्याम बिहारी मिश्र का, इसको बोला गया ये बड़ा भारी है कवि वृत्त संग्रह। तो 3 लोगों का अलग अलग कहा गया था। तो शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह, ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह और इनका बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों का लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया। शुक्ल का वक्तव्य ये भी है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दर्शक से दृष्टा की यात्रा बड़ा जबरदस्त इन्होंने बताया था, और एक आरोप भी परवर्ती इतिहासकारों पे लगाया कि सब में तो दर्शन ही दर्शन, सब में दृष्टि नहीं है, जो चीज शुक्ल में है, और सब में इतिहास भी नहीं है। साधारण श्रेणी के पाठक के संबंध में ब्रजवासी दास के ब्रजविलास के संबंध में ये जिक्र करते हैं कि जो साधारण श्रेणी के पाठक हैं, ये ब्रजवासी दास के प्रसंग में लिखा है, पर इनका ग्रंथ ब्रजविलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। हिंदी के दो प्रसिद्ध इतिहास जो है हिंदी साहित्य का भूमिका वाला जो 40 में आया, उनका शुक्ल हजारी प्रसाद जी का 1940 में, हजारी प्रसाद जी का, और शुक्ल जी का 1929 में आया। ये कहते हैं कि दोनों आप उठा के देखो तो अच्छा, कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जरूरी ही है, लेकिन कहते हैं कि अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं कि वो अध्यापक हो, लेकिन बहुसंख्यक मात्रा में यही देखा गया है कि जो अच्छे आलोचक होते हैं वो अच्छे अध्यापक भी रहे होते हैं। ये समानता देखा जा सकता है, ऐसा रामस्वरूप जी कहते हैं। इतिहास लेखन में शुक्ल जो है एक क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जिनमें केवल एक उदाहरण द्रष्टव्य है। ये उदाहरण दिया है कि इतना तो अनुमान किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित थे वो ही उस समय कविता नहीं करते थे, जनसाधारण भी करता था। बस अंतर क्या था कि वो अपनी बोली में गीत दोहे में करता था, उसको लोग गंवारू समझते, तो क्योंकि इन लोगों को राज्यसभा में राजाश्रित कवि के तौर पर रखा जाता, तो जो भी चीजें होती उनको संरक्षण में रखा जाता था। अब इन लोगों का नहीं रखा जाता था, तो राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ साथ किया करते थे और अपने वीर उल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। इसी को आधार बनाकर वीर गाथा काल कहा गया। सूर और तुलसी के संदर्भ में ये जब आलोचना की बात आती है तो ये बताते हैं कि कैसे सूर और तुलसी की इन्होंने आलोचना की उसमें तुलना किया है। जैसे सूर में कहते हैं प्रसंग उद्भावना की जो क्षमता है वो तुलसी में नहीं है, और अपनी ये मान्यता आलोचक इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी वो रखते हैं। फिर वो सूर के संदर्भ में तुलसी के विवेचन में कहते हैं कि जो उद्भावना वैसे सूर सागर में मिलता है वो चीज तुलसी में नहीं मिलता। सूर की बड़ी भारी विशेषता क्या है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हमें तुलसी में देखने को नहीं मिलता। ये सूचित करने की जरूरत नहीं है कि तू सूर का जो अवध पर अधिकार की बात करें कि सूर का उतना अवधि पर हो, जायसी का उतना ब्रज पे हो। सारांशता ये कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर अगर देखें तो जो गोस्वामी जी के अंदर है उनका जो ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित करता वो किसी के तहत नहीं है। तो ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। लोक संग्रह का जो भाव उनके अंदर है, उनकी भक्ति का एक अंग था, ये तो कृष्ण उपासक भक्तों के पास भी नहीं है। जायसी का क्षेत्र वो कहते हैं कि तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम का दर्द वो तो अत्यंत गूढ़ है उनके अंदर। और जायसी की अच्छी कीर्ति का आधार पद्मावत को बताया है। गद्य साहित्य के प्रसार प्रकरण के संदर्भ में आरंभिक गद्य व्यवस्था के संस्थापकों में द्विवेदी जी को कहते हैं कि द्विवेदी जी ने तो समग्र जो योगदान है उनका द्विवेदी जी का देखें, वो हमारे हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा भाई। स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग का है। जैसे वो कहते हैं कि देखो वैसे तो ऋणी रहेगा, पर एक है कवि और कविता में जब वो स्वयं मूल्यांकन करते तो हमें एक बात समझ में नहीं आता कि वो किसके लिए इसको लिखने बैठे थे। क्या वो मोटे तौर पे जब हम पढ़ें तो द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि लेखक कोई बहुत मोटे अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है। तो इसमें ये कहा गया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो अपने पाठकों का मजाक बना रहे हैं, या शुक्ल जी एक तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पे तंज कस रहे हैं। सोचने वाली बात है। इसके बाद श्याम सुंदर दास के संदर्भ में आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी आता है श्याम सुंदर के बारे में कि उनकी रचनाओं के बारे में। तो हम सेकेंड डे जब क्लास लेंगे ना तो इसको और अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट है भूमिका में उसे करा देंगे। मुझे उम्मीद है ये काफी बड़ा वीडियो हो गया होगा, है ना, 74 मिनट का वीडियो हो गया। तो ये डेमो क्लास के तौर पे दे रहे हैं आपको। कुछ इसी तरीके से हमारे कराने का तरीका ये आपको पता है, बहुत सारे डेमो क्लास आपके बीच में जा भी चुके हैं और पूरी कोशिश हो रही है समझाने की। नहीं तो आप वैसे खुद से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत कठिन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।